उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो उद्योग अधिनियम, तो मेन रूप से आप ऊपर में समझ ही गए कि जो अमेरिकी क्रांति है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, वो उपनिवेशवाद के ही विरोध था और ब्रिटेन के विरोध था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नौ परिवहन अधिनियम कारण में, आप आर्थिक कारण में जानते ही हैं, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि अमेरिकी उपनिवेश से व्यापार ब्रिटिश जहाज़ों के द्वारा होगा, ऐसा अधिनियम बना दिया गया था। दूसरा व्यापार अधिनियम जो आया, व्यापार सिर्फ ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा ही संभव, तो इसका भी आगे चल करके प्रभाव पड़ता है कि अमेरिका के लोग जागृत होते हैं। तीसरा उद्योग अधिनियम बना करके क्या किया गया कि अमेरिका को कच्चे माल का स्रोत एवं तैयार माल का बाजार के रूप में विकसित करना। अमेरिका को केवल और केवल क्या किया गया था, कच्चे माल वहां से प्राप्ति, जैसे भारत के साथ भी अंग्रेज लोग क्या करते थे, मेन उद्देश्य उनका यही था, कच्चे माल की प्राप्ति और जो बने माल हैं, जो प्रोडक्ट तैयार हैं, उसको जाकर के बेचना। ठीक है। तो ये आपका ये तीनों जो अधिनियम जो अमेरिका के द्वारा आया, ये सबसे बड़ा कारण था अमेरिकी वासियों में चेतना जागृत करने के लिए। ठीक है। और यही कारण था कि उन्होंने विरोध करना शुरू किया। दूसरा कारण अगर सामाजिक स्तर पर देखिएगा तो दोनों जगहों में सामाजिक सोच में अंतर दिखाई देगा। ब्रिटेन में जहां सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार क्या था, कुलीनता था, उच्च वर्ग था, यानी जो प्रतिष्ठित परिवार थे उनको ही समाज में जो है स्थान दिया जाता था। लेकिन जो अमेरिका का जो समाज था वो समतावादी था, और जो नए व्यापारी वर्ग, जो नए नए मेहनत कश जो वर्ग था, परिश्रम वर्ग था, उसको लोग यहाँ महत्व देते थे, जो आगे तरक्की कर रहे थे, ना कि केवल और केवल जो है प्राचीन जो पहले से जो है सामाजिक कुलीन हैं या उच्च वर्ग हैं, केवल उनको प्रतिष्ठा मिलेगा, ऐसी बात अमेरिका में नहीं थी। जो भी परिश्रमी वर्ग था उसको अमेरिका में क्या मिलता था, तो प्रतिष्ठा दी जाती थी। तो अमेरिका का समाज समतावादी था, यानी आपस में विरोधात्मक जो है ऊंच नीच का प्रभाव नहीं था, कुलीन या जन सामान्य का प्रभाव वहाँ पे आप देखने को नहीं मिलेगा, अंतर नहीं था। उसके बाद समाज में नया मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जो अपने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता को आवश्यक मानता था। ठीक है। तो समाज में एक नया मध्यम वर्ग का विकास हो चुका था, जो कि व्यापारी वर्ग था, जिस कारण से जो है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होना आवश्यक हो गया। चूंकि जो व्यापारी वर्ग थे, जो मध्यम वर्ग थे, वो मेन रूप से ब्रिटेन वासी ही थे और उनको अपनी स्वतंत्रता के बारे में ज्ञान था कि किस प्रकार से कोई स्वतंत्र देश ही आगे तरक्की कर सकता है, स्वतंत्र लोग ही आगे, व्यापारी लोग आगे तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक कारण के रूप में देखिएगा तो सांस्कृतिक कारण में मेन रूप से हम लोग धार्मिक पहलू को देखते हैं। तो धार्मिक पहलू में भी दोनों में अंतर था। दोनों ऐसे ईसाई मतावलंबी ही हैं, ईसाई को ही मानते हैं, लेकिन ईसाई में भी दोनों क्षेत्र के धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं में अंतर था। जैसे ब्रिटेन में एंग्लिकन, जो कि राजा के हस्तक्षेप वाला जो है वहां पर धर्म था, यहाँ यानी एंग्लिकन जो है वो राज में हस्तक्षेप करता था। वो किस में हस्तक्षेप करता था, राज में। जो चर्च था एंग्लिकन, जो ईसाई का ही पार्ट है, ठीक है, वो राज काज में, जो भी वहाँ के राजतंत्र में हस्तक्षेप करता था, राजा के शासन में। वहीं जो अमेरिका में जो चर्च था उसको कोई मतलब नहीं था धर्म से, कोई उसको, तो प्यूरिटन समुदाय। तो कई बार पूछेगा कि अमेरिका में जो ईसाई लोग थे वो किस समुदाय के थे, तो प्यूरिटन। क्या थे, प्यूरिटन। याद रखना है, कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, ब्रिटेन में एंग्लिकन और अमेरिका में प्यूरिटन। ठीक है। तो जिस कारण से अमेरिका में बस गए थे आगे चल करके, ठीक है, जबकि अमेरिका में प्यूरिटन समुदाय का प्रभाव था, जो धार्मिक कारणों से अमेरिका में बस गए थे। धर्म और राजनीति को अलग अलग मानते थे। जो अमेरिका में जो पोप पादरी थे वो राजनीति से दूर रहते थे, धर्म और राजनीति को अलग अलग मानते थे, और वो स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। किसके समर्थक थे, तो धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। यानी जो आपका प्यूरिटन थे वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए अब आते हैं राजनीतिक क्या कारण रहे अमेरिका में। चूंकि अमेरिकी वासी एक प्रकार से, देखिए वही चीज लिखा हुआ है, एक प्रकार से मूल वासी कहाँ के थे अमेरिकी वासी, तो ब्रिटेन के ही थे। एक प्रकार से अमेरिकी वासी कहाँ के वासी थे, तो मूल रूप से वो ब्रिटेन के वासी ही थे, लेकिन वो जा करके अमेरिका में बस गए। जैसे हम लोग बिहार में हैं तो व्यापार करने के लिए दिल्ली चले गए, पंजाब चले गए, कहीं चले गए या विदेश चले गए,
तो वहाँ जा कर के सोचते हैं कि वहीं पे अच्छा अपना सेटल हो जाए, तो इस स्थिति में वो फिर रिटर्न नहीं आते। तो उसी प्रकार से आप सोच सकते हैं कि अमेरिकी वासी भी मेन रूप से ब्रिटेन के ही व्यापारी थे, जो जा करके नई दुनिया में जा करके जो अमेरिका खोजा जब गया था तो वहाँ जाके बस गए थे, ठीक है। और जब ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में संसदीय व्यवस्था के रूप में वहां पर एक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसको कि आप गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटेन में हुआ था। जब वहां पे एक संसदीय व्यवस्था की स्थापना हो गई थी तो लोगों को पता था, ठीक है, कि स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है। इसीलिए जो अमेरिकी वासी थे, चूंकि मूल रूप से ब्रिटेन के थे, तो वो स्वतंत्रता प्रेमी भी होंगे ही, लोकतंत्र में आस्था रखते ही होंगे, संसदीय व्यवस्था में आस्था रखते ही होंगे, ठीक है। तो यही कारण था आपका राजनीतिक कारण। उसके बाद अच्छे से समझिएगा, देखिए क्वेश्चन जो होता है यही सबसे निकल के आता है, ठीक है। राजनीतिक विचारकों, जो वहां पे विचारक थे, जो थिंकर थे, के द्वारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आपको पता होगा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बौद्धिकता, तर्क, मानवतावाद पर जोर दिया गया। थॉमस जेफरसन जैसे विचारक के द्वारा यह प्रचार किया गया कि ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह अमेरिका का प्राकृतिक अधिकार है। अगर पूछे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है अमेरिका का, जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का विरोध करना प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा थॉमस जेफरसन। ये सब वहाँ के बहुत अच्छे विचारक, थिंकर थे। साथ साथ शिक्षा और पत्रकारिता के विकास ने भी स्वतंत्रता को चेतना दी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में वृद्धि किया था। तो चूंकि वहाँ पे एक से एक बौद्धिक चिंतन वाले लोग आ चुके थे, चेतना वाले लोग आ चुके थे, जिन्होंने अमेरिकी वासियों को एग्रेसिव किया, अमेरिकी वासियों को अपने अधिकार के बारे में बताया, स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया। फिर वहाँ के लोग जो है ब्रिटेन के खिलाफ जाने लगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अन्य घटनाएं की प्रमुख भूमिका है। ये घटना पूछा भी जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो 7 वर्षों तक चला, 1756 और 63 के बीच में, किसके किसके बीच में चला। तो याद रखिएगा जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था और वह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, और इसमें ब्रिटेन जीत जाता है, फ्रांस हार जाता है। तो स्वाभाविक है कि फ्रांस के अंदर जो है ब्रिटेन के प्रति नफरत की भावना बनी हुई थी, और आगे चल करके फ्रांस ने किसका समर्थन किया, अमेरिका का, और अपनी सेनाओं को भी अमेरिकी युद्ध में शामिल कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए सप्तवर्षीय युद्ध हुआ जिसमें कि ब्रिटेन जीत जाता है। तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांस की हार हुई, और कौन जीता, ब्रिटेन जीत गया, ब्रिटिश जीत गए। परिणाम स्वरूप फ्रांस द्वारा अमेरिका को समर्थन दे दिया गया 1775 ईस्वी में। आपको पता ही है यहाँ पर जो अमेरिका का जो कह सकते हैं यहाँ पे ब्रिटेन दुश्मन है, लेकिन आपका ब्रिटेन का भी दुश्मन कौन है, फ्रांस है। तो फ्रांस चूंकि सप्तवर्षीय युद्ध में हार गया था, तो वो ब्रिटेन से बदला लेना चाह रहा था, और उसने किसको समर्थन कर दिया, तो अमेरिका को, अमेरिकी वासियों को, ठीक है। उसके बाद वहां पे देखिएगा कि एक घटना और घटित हो गई कि 1764-65 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो शुगर एक्ट था वो कब आया, या स्टाम्प एक्ट कब आया था अमेरिका में। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक बनता है। शुगर एक्ट यानी चीनी पे भी आपको कर लगा दिया गया, शक्कर की कीमत में वृद्धि हो गई, जिससे चूंकि लोग तो चाय पीना चीनी का यूज करते हैं, जब शुगर की कीमत में यानी शक्कर की कीमत में वृद्धि होती है तो लोगों के अंदर जो है अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सा भाव, नफरत क्या फैलता है। उसके बाद जो है 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, स्टाम्प एक्ट, जिसमें कि पहले क्या था कि अमेरिकी वासियों को पत्राचार में या स्टाम्प में कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अब क्या हुआ कि उन लोगों को स्टाम्प पे भी टैक्स लगने लगा, कर लगने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मेन रूप से आप देखिएगा ये भी कारक था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। तो ये पूछेगा कि स्टाम्प एक्ट कब लगाया गया अमेरिका में, तो 1765 ईस्वी में। अब सबसे महत्वपूर्ण घटना, ये आपको बार बार पूछेगा एग्जाम में, इस बार एसटीईटी का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जो बोस्टन की घटना थी, बोस्टन की चाय पार्टी के नाम से जो जानी जाती है, कोई वहाँ चाय की पार्टी उटी नहीं हुई थी, बल्कि जो आपका जो पूर्वी एशियाई देशों से जो चाय गया था, चाय का जो खेप गया था, उसको यहाँ के क्रांतिकारियों ने, यहाँ के स्वतंत्रता प्रेमियों ने समुद्र में फेंक दिया था। वो जगह था बोस्टन बंदरगाह, इसीलिए इसका
नाम रख दिया गया बोस्टन की चाय पार्टी, यानी बोस्टन की घटना। और देखिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है और ये तत्कालिक कारण भी था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। कौन सी घटना? तो बोस्टन की चाय पार्टी। कौन सी घटना? तो बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन की घटना। ठीक है। अब देखिए 1773 में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार द्वारा नई चाय नीति लाना, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को एशियाई देशों से लाया जाने वाला चाय ब्रिटेन ने लाकर सीधे अमेरिका लाना, जिससे कि अमेरिकी वासियों को सस्ती चाय उपलब्ध हो। देखिए यहाँ पे जो लॉर्ड नॉर्थ चाहते थे, जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, वो चाह रहे थे कि अमेरिकी वासियों को कुछ रियायत दें, कुछ जो चाय में जो टैक्स ज़्यादा लग रहा है वो कम हो जाए, चूंकि वो जो था ब्रिटेन हो करके तब जाता था अमेरिका चाय, यानी एशिया से ब्रिटेन जाता था, फिर ब्रिटेन से जाता था अमेरिका, तो उसकी कीमत बढ़ जाती थी। इसीलिए इन्होंने सोचा कि डायरेक्ट एशिया से लाया जाए। लेकिन वहाँ के जो स्वतंत्रता प्रेमी थे उनको लगा अब फिर यह, चूंकि सरकार पे भरोसा नहीं कर रहे थे वो लोग, चूंकि उनको लगा कि ये लॉर्ड नॉर्थ जो है अब फिर से इस पे चाय के नाम पे भी टैक्स बांधने वाले हैं, और कह सकते हैं गलत फहमी थी उनकी, चाहे जो भी हो, तो उस कारण से। किंतु अमेरिकी वासियों को लगा कि इस बहाने ब्रिटिश सरकार जो है अन्य कर लगाएगी। परिणाम था सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को। कब? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को, याद रखिएगा डेट। कब? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन बंदरगाह पर, जो कि चाय की खेप आई थी, कहां से? तो एशियाई देशों से, उसको इन्होंने क्या किया कि फेंक दिया समुद्र में। ठीक है। और यह क्या हो गया? बोस्टन की बंदरगाह पे आई और चाय की खेप को जहाज से फेंक कर विद्रोह कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होगा? ब्रिटिश सरकार द्वारा भी निम्न कदम उठा दिए गए वहां पर। सबसे पहला कदम क्या था? बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया। जो बंदरगाह था बोस्टन की चाय पार्टी जहां पे हुई थी, यानी चाय के खेप को जो है समुद्र में फेंका गया था, उसको पहला नंबर बंद कर दिया गया। दूसरा, स्थानीय स्वशासन जो वहां पे चल रहा था, जो कि स्थानीय स्वशासन वहां के क्रांतिकारी संगठन चलाने लगे थे, उसको वहां पे भंग कर दिया गया। लोगों में सभा करने पर प्रतिबंध लगा दी गई। लोगों में क्या करने पर? तो सभाएं अब लोग नहीं कर सकते थे। और सैनिक चौकसी बढ़ा दी गई। सैनिकों का जो है वहां पर जो है परेड या मार्चिंग बढ़ा दिया गया, कह सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के इन कदमों ने से अमेरिकी वासियों का प्रतिरोध विकसित होने लगा। और फिर क्या हुआ? फिलाडेल्फिया में एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें अमेरिकियों के अधिकारों की घोषणा की गई। और यहाँ पे स्वतंत्रता जो प्रेमी थे उन्होंने अमेरिकी वासियों के अधिकारों की घोषणा किया। और 1765 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सारे कानून को रद्द करने की मांग की और अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार, सुरक्षा समितियों का गठन और हथियार बंद होना आदि शुरू कर दिया। ठीक है। अब देखिए घटना, एक महत्वपूर्ण घटना। 19 अप्रैल 1775 को, जगह का नाम था लैक्सिंगटन। ठीक है। जगह का नाम था लैक्सिंगटन। ठीक है। 1775 ईस्वी को में अमेरिकी वासियों तथा ब्रिटिश वासियों में पहला प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष हो गया। पूछेगा सबसे पहला जो प्रत्यक्ष रूप से जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो संघर्ष हुआ अमेरिकी वासी और ब्रिटेन वासियों के बीच में, ठीक है, वो 1775 ईस्वी में। ब्रिटिश वासी नहीं कीजिए, ब्रिटिश सेना कह सकते हैं, सेनाओं में, ब्रिटिश सेनाओं में जो पहला प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष हुआ था वो लैक्सिंगटन में हुआ था। कब? 19 अप्रैल 1775 को। अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है। फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेजी किसके मदद के लिए? तो अमेरिका को मदद करने के लिए। और स्पेन पुर्तगाल का व्यापारिक कारणों से समर्थन एवं सहयोग। ठीक है। तो यहां पर जो है स्पेन और पुर्तगाल का व्यापारिक कारणों से भी अमेरिका को सहयोग मिल गया। अंततः क्या होगा? तो 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया से सम्मेलन आयोजित कर अमेरिका को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी गई। यानी जो घोषणा हुआ कब हुआ? तो 1776, यानी अमेरिका कब स्वतंत्र हो गया? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ठीक है। और अमेरिकी वासियों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तो अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन यहां से, अमेरिका
कब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, कब घोषणा हुई, तो 1776 ईस्वी में 4 जुलाई। ठीक है, इस प्रकार अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र देश बनता है। परिणाम होते हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पूरे विश्व पे भी परिणाम पड़ते हैं, अमेरिका में भी परिणाम पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे स्वतंत्रता की भावना का विकास हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हुई अमेरिका में, पहला लिखित संविधान अमेरिका का बना और गणतंत्रवाद की स्थापना वहां पर देखने को मिली, और ये पूरे विश्व को आगे चल करके प्रभावित किया। आर्थिक रूप से आप देखिएगा प्रभाव में क्या है, नए सुधार कार्यक्रम के तहत कृषि, उद्योग, व्यापार आदि पर विकास पे जो है सरकारी सहायता दी जाने लगी, अमेरिकी मुद्रा जारी की गई और कर व्यवस्था को समुचित संचालन की व्यवस्था की गई। सामाजिक प्रभाव, परस्पर जातीय समानता की भावना का विकास हुआ, स्त्री पुरुष में समानता पर बल दिया गया। उसके बाद समाज में मध्यम वर्ग का महत्व स्थापित हुआ। तो ये सब आपके अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पड़ा। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत क्रांति के पश्चात अमेरिका में प्यूरिटन धर्म के काल में धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना हुई। तो सबसे पहला धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना कहाँ हुई, तो अमेरिका में हुई, और धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया। ठीक है, उसके बाद बाह्य प्रभाव भी हुए जो कि अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन पे क्या प्रभाव पड़ा, जो वहां पे जॉर्ज तृतीय, तो कई बार पूछेगा जब अमेरिका के साथ ब्रिटेन का युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो जॉर्ज तृतीय की सरकार थी। तो उसका व्यक्तिगत जो शासन था वो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को भी त्याग पत्र। तो यहाँ पे चूंकि राजा रहता है जॉर्ज तृतीय, चूंकि ब्रिटेन को पता ही कि लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ का जो मेन जो होते हैं वो राजा होते हैं, राजघराने से होते हैं। तो राजा जॉर्ज तृतीय थे और लॉर्ड नॉर्थ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो इनको क्या हुआ कि त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है, अमेरिका के विकल्प के रूप में ऑस्ट्रेलिया का विकास किया गया। अब जो है ब्रिटेन वासी क्या किए, अमेरिका के विकल्प के रूप में ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों पे विशेष फोकस करने लगे। उसके बाद ही देखिएगा आप यहाँ पर जो है आपका भारत में शासन व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी ज़्यादा हो जाती है। भारत के एक आदर्श उपनिवेश बनाने की दिशा में भी तेजी आई, क्योंकि उनके हाथों से जो कच्चा माल की प्राप्ति जो करते थे अमेरिका से वो छिन गया था। तो वो लोग अब क्या करेंगे कि सारा और सारा जो है रॉ मटेरियल भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से ले जाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ब्रिटेन के औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन आए, कुछ संदर्भों में मित्रतापूर्ण नीति अपनाई गई तथा स्वायत्त बढ़ाया गया। अब देखिए फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा, चूंकि फ्रांसीसी सैनिकों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन आपको पता होगा कि फ्रांस के भी जो वहाँ पे जो राजतंत्र थे वो बहुत ही निरंकुश था। तो स्वाभाविक थी जब सेना जब स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी अमेरिका में आकर के फ्रांस की सेना, तो वह अपने देश जाएगी तो उनके अंदर भी चेतना होगी कि हम अपने राजा को भी हटाकर यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करें। ठीक है, तो वो ऐसा करते हैं। चलिए, उसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति पे भी प्रभाव पड़ता है। इस पे फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा आगे चल करके स्वयं फ्रांस में तत्कालीन निरंकुशवादी शोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाई गई, और फ्रांस में 1789 ईस्वी में जो घटना हुई अमेरिकी क्रांति से ही प्रभावित थी वो। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अन्य प्रभाव 1776 में इस क्रांति का प्रभाव वैश्विक रहा। राजनीतिक संदर्भ में विश्व के अन्य उपनिवेश में आगे चल करके स्वतंत्रता की प्रेरणा लोगों के अंदर बनी। उसके बाद जब लोग अमेरिका के बारे में जाने, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जाने, तो वो लोग अपने अपने देश में भी ब्रिटेन से मुक्ति की प्रयास करने लगे। ठीक है, तो इसने पूरे विश्व को यहाँ पे प्रभावित किया। उसके बाद आर्थिक संदर्भ में अगर आप देखिएगा कि वाणिज्यवाद का जो नीति था, जो राजाओं के संरक्षण में व्यापार होता था, उस पर यहाँ आघात पहुंचता है। और एडम स्मिथ, कई बार पूछेगा इकोनॉमिक्स का पिता कौन है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। क्यों, तो उसने अहस्तक्षेप की नीति दिया, यानी व्यापार में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राजा का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सामाजिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो समानता और प्रगतिशील विचारों का यहाँ पर क्या हुआ कि प्रभाव देखने को मिला, और स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को स्वीकारता प्राप्त हुई। यानी स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष की भावना अमेरिकी क्रांति के बाद ही पूरे विश्व पटल पर देखने को मिला। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कारण और परिणाम दोनों स्तर पर एक युग विभाजक महत्व रखता है, और यूरोप का इतिहास ही क्या है, उपनिवेशवाद और उसके मुक्ति का इतिहास है। और आप देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए
अगर एक बार समझ नहीं आए दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, निश्चित रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और आप लोग भी अब जवाब दे सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए, किसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया, बताएं। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता मूल रूप से जो लगाया था वो कोलंबस ने लगाया था और वह 1492 ईस्वी में पहुंचा था, ठीक है, याद रखिएगा। कोलंबस ने अमेरिका का पता 1492 ईस्वी में लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए, तेजी से बताइए, ठीक है। आज बहुत कम उपस्थिति है, कोई बात नहीं है, जो भी ऑनलाइन पेड बैच से जुड़े हैं आज बहुत कम उपस्थिति है, कोई बात नहीं। आज रक्षाबंधन है, लेकिन आप लोग बाद में भी वीडियो अपना किसी टाइम पे देख लीजिएगा अच्छे से और इसको जो है दिमाग में रखिएगा। निश्चित तौर पे 3-4 प्रश्न अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो यहाँ पर देखिए, जैक्सन, रॉकिंघम, कॉर्नवालिस, वाशिंगटन। तो वाशिंगटन नाम था, वाशिंगटन डीसी आगे चल करके अमेरिका की राजधानी भी बनती है, ठीक है, वाशिंगटन। वहाँ की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, कई लोग न्यूयॉर्क मार देते हैं, ठीक है, तो वाशिंगटन, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो संग्राम के नायक थे वो वाशिंगटन थे और उनके नाम पे वाशिंगटन जो शहर का भी स्थापना हुआ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। नेविगेशन एक्ट अभी तुरंत हमने बताया था, नौ परिवहन अधिनियम कब आया था? तो 1651 ईस्वी में। तेजी से बनाते चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चूंकि ये सीरीज है, इससे पहले 40 क्वेश्चन जो हमने आपको भौगोलिक खोज में करवाया था उसका ये अगला सीरीज है, ये करी है, इसीलिए आपको 45-44 दिख रहा है, ठीक है। तो नेविगेशन एक्ट कब आया? 44 बताइए। तो 1651 ईस्वी कब आया? तो आपने थ्योरी में पढ़ा कि 1651 ईस्वी। ये क्या था? नेविगेशन, यानी नौ परिवहन अधिनियम, यानी जो भी व्यापार होगा ब्रिटेन के जहाज से ही होगा अमेरिका में, या कोई भी व्यापार किया जाएगा अमेरिका के द्वारा वो ब्रिटेन के जहाज के माध्यम से ही। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन जो हुआ वो कब हुआ? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो फिलाडेल्फिया है जहां पर दूसरा सम्मेलन हुआ और अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया, ठीक है। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 नंबर आप लोग बनाइए। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जो अमेरिकी स्वतंत्रता हुआ संग्राम उसमें जो घोषणा पत्र बनाया था तो जॉर्ज वाशिंगटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस जेफरसन। तो याद रखिएगा, अभी उधर हमने पढ़ा था, ठीक है, थॉमस जेफरसन के बारे में, ठीक है। तो थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार की थी? तो थॉमस जेफरसन ने। स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक जो संगठन था वह उसके प्रणेता कह सकते हैं, उसको चलाने वाले थे और इन्होंने ही घोषणा पत्र तैयार किया था, थॉमस जेफरसन, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता संग्राम का जो घोषणा है वो किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में तो याद रखिएगा वह कौन सा देश था जिसने अमेरिका को मदद पहुंचाया था? तो फ्रांस, चूंकि फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन से हार चुका था और वह बदला लेने के लिए यहां पर जो है अमेरिका का साथ देता है, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। आपको घटना हमने अभी तुरंत बताया, तत्कालिक कारण था बोस्टन बंदरगाह है अमेरिका में, वहाँ पे चाय का खेप जब डायरेक्ट एशिया से पहुँचा तो उसको वहाँ पर स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक जो संगठन था, जेफरसन जो थे, ये सब मिल करके वहाँ पे क्या किए थे कि सारे चाय का जो खेप था उसको समुद्र में चाय की बोरी को फेंक दिया गया था।
स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक संस्था कहाँ स्थापित की गई थी, किस स्वतंत्रता संग्राम में? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। स्वाधीनता का पुत्र पुत्री नामक संगठन किस संस्था ने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा कौन सा संस्था है, तो वो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है आपका स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक जो है संगठन बनाया गया था। अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? आप देखिए अमेरिकी उपनिवेश, देखिए यहाँ पे एक ब्रिटेन का भी पूछ सकता है, तो उस समय कॉर्नवालिस ही थे जो कि अमेरिका के विरुद्ध में ब्रिटेन के इधर से सेनापति थे। लेकिन अगर अमेरिका के सेनापति की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाशिंगटन, तो जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिकी उपनिवेशवाद के सेनापति कौन थे? उपनिवेश का जो सेनापति कौन थे? तो याद रखिएगा अमेरिकी उपनिवेश के सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कई बार पूछ देता है, कई कंपटीशन में पूछ देता है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन में है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो थॉमस पेन ने किया था। और यही जो थे इन्होंने बोला था कि बहुत आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को जो है अपने अधिकार में रखे हुए है। ये सब बोल बोल करके जो है अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम ला दिए थे। ये बहुत बड़े विचारक हैं थॉमस पेन। ठीक है, तो कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? थॉमस पेन। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो ये याद रखिएगा। लेकिन ये ब्रिटेन के ही थे। थॉमस पेन जो थे वो अमेरिका के नहीं थे, ब्रिटेन के ही थे। लेकिन इन्होंने जो है चूंकि ब्रिटेन वासी ही थे अमेरिकी वासी, तो यहाँ पे उन्होंने समर्थन दिया था अमेरिकी वासियों को। तो थॉमस पेन, याद रखिएगा थॉमस पेन के बारे में। ठीक है, इन्होंने ही कॉमन सेंस की रचना किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस वर्ग ने? तो यहाँ पे मेन वर्ग जो था वो मध्यम वर्गीय परिवार थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, पूंजीपति नहीं थे, किसान वर्ग भी नहीं थे, सैनिक भी नहीं थे। क्या थे? तो मध्यम वर्ग, जो व्यापारी वर्ग था, जो कि ब्रिटेन से जाकर के अमेरिका में बसा था, वही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है और एग्जाम में भी शायद स्टेट में पूछा गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो जेनेवा। ठीक है, अगर ऑप्शन जेनेवा नहीं है तब उस स्थिति में आप स्पेन मारिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो इसमें इंग्लैंड जीत गया था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यानी ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन जीता था? इंग्लैंड। इसीलिए तो उसने बदला लेने के लिए अमेरिका का समर्थन किया। किसने? फ्रांस ने। ठीक है, अब है फिलाडेल्फिया का प्रथम कांग्रेस कब हुआ था? प्रथम हुआ था आपका 1774 में और द्वितीय हुआ था 1776 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कब स्वतंत्र हुआ? तो 1776 में। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो उसमें ये कलर हो गया 1774 या कुछ। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो अमेरिका आज़ाद होता है, अमेरिका स्वतंत्र होता है, वो 1776 ईस्वी में। ठीक है, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो 13 टोटल, कुल 13 उपनिवेश वहाँ पे स्थापित किए थे। ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस। 15वीं शताब्दी के अंत में यानी 1400-1500 के बीच में, तो आपको पता है कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगाया था। ठीक है, चलिए आप लोग को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग अच्छा करें और स्टेट में निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे। और जितना भी नोट्स हमने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में करवाया है, जो भी पेड बैच में है, तो सारे कंटेंट में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, चीनी जो भी साम्यवादी या समाजवाद या रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, सारा कुछ आपको कंटेंट में सारा कुछ करवा रखे हैं। तो उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। बस सिंपल सी बात है। अगर आप जो भी सोशल साइंस वाले हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चूंकि आपने बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह इतना पढ़ा है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चूंकि आपका जो स्टेट में होगा, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है 9th 10th के, वो सारे पूछे जाएंगे और सारा हमने आपको करा रखा है। आपका इकोनॉमी
इकोनॉमिक्स के भी जो भी आपके टॉपिक हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये सब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, ये सब सारे टॉपिक आपको करवाया जा चुका है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है, या संविधान सभा, लोकसभा, ये सब जो भी आपका जो है लोकतंत्र की स्थापना, ये सब सारे टॉपिक आपको करवाया जा चुका है। तो निश्चित रूप से आप उधर से कर ही लेंगे। एक ना मेन रूप से बस वर्ल्ड हिस्ट्री हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको फिर से दोबारा करवा रहा हूं, और साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ क्लास में लेकर के आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हम यही बोलेंगे कि आप पढ़ के कितना भी जाइएगा, बनेगा वही जो आपका कॉमन सेंस के द्वारा बनेगा। तो कॉमन सेंस यही कहता है आपका बौद्धिक क्षमता, कि आप उसको बच्चों के केंद्र में रख करके आप सोचेंगे, आप निश्चित रूप से ऑप्शन में आप खोज लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और एग्जाम दीजिए, भरोसा रखिए, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। आप परीक्षा देने के बाद आप जरूर मेरा ये बात याद रखिएगा। मैं पहले भी बोलता था हिंदी के बारे में, मैंने बोला था कि हिंदी मत पढ़िए, ऐसे ही अच्छा जाएगा, अच्छा गया। हम बोलते थे आपका इतिहास कितना भी पढ़िएगा तो हो सकता है बीपीएससी अगर पूछ दे तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। इसलिए हमने बोला था कि मैथ, रीजनिंग, ईवीएस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप वीडियो देखिए, हमने बार बार बोला था कि मैथ, रीजनिंग, ईवीएस ये और करेंट अफेयर्स, इन 4 चीज़ को अगर आप अच्छा कर लेते तो आप ऐसे ही रिजल्ट में रहिएगा। वही था, जो आसान क्वेश्चन थे हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सबने बनाया, जो टफ था वो किसी से नहीं बना। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक तैयारी का एक रणनीति होता है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, निश्चित रूप से वो सफल हो जाएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड, जिनका कॉमन सेंस काम करेगा वहां एग्जाम में, जो सोच पाते हैं सही से शिक्षा को लेकर के, वो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। चलिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों, देखिए रटने और यहाँ पे समझना दोनों में अंतर है। समझ के आप कम मेहनत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और रट करके भोंदू मल की तरह जो है रटते रहिए, पढ़ते रहिए, किताब का किताब, बनेगा कुछ नहीं आपसे, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानते होंगे, और आप उस एज में हैं कि अब आपको समझाना तो ऐसे हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप लोग दिमाग का यूज कीजिए, ना कि जो है अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। कंपटीशन अब स्मार्ट हो चुका है, वो आपका रटा रटाया एसपीटी या लूसेंट जो बच्चे रट करके गणित के साथ साथ मैथ, रीजनिंग सब रट लेते हैं, वैसे बच्चे अब उनको नहीं चाहिए, ठीक है। कई लोग हमसे भी जुड़े, सर मैथ का आंसर रट लेते हैं, भूल जाते हैं। अरे बेवकूफ़, मैथ का आंसर रटने का चीज़ ही नहीं है। कई लोग ऐसे भी है कि मैथ का आंसर रटते हैं। अब बताइए, तो वैसे लोगों को अब नहीं चाहिए, वैसे लोग अब कोई कंपटीशन में नहीं जा पाएंगे। वो आराम से जो काम है वही कीजिए, नहीं जा पाइएगा, रट करके आप एग्जाम नहीं पास कर सकते। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो अभी आपको हमने बताया किसके बीच में हुआ, तो ब्रिटेन और फ्रांस। अब कई लोग क्या होगा, ब्रिटेन की जगह इंग्लैंड खोजते रहेंगे, रट के गए इंग्लैंड फ्रांस था, यहाँ ब्रिटेन है। अब मार देंगे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन अगर दिख गया तो, यहाँ नहीं दिखेगा इसे, लेकिन फिर भी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, तो अभी तुरंत हमने बताया कि जॉर्ज जो तृतीय थे वही थे। बाद में जा करके क्या हुआ कि इनको पद छोड़ना पड़ा, ये लोग को, सबको, ठीक है। उसके बाद किस संधि के द्वारा अमेरिकी वासियों को, अमेरिकी होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी, तो पेरिस की संधि। वो कौन सी संधि थी, तो पेरिस की संधि, याद रखिएगा, इसको मान्यता दे दिया गया। स्टाम्प एक्ट कब आया था, तो 1765 ईस्वी में। हमने बताया था स्टाम्प एक्ट, जो कि पत्राचार था, उस पर स्टाम्प लगता था, वो सब में टैक्स बढ़ा दिया गया था, ठीक है, टैक्स लगा दिया गया था, तो 1765 ईस्वी में। ये सब कारण थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, जो कि हमने आपको ऊपर में पढ़ाया भी था, ठीक है। थ्योरी, देखिए सारे क्वेश्चन थ्योरी से ही निकल के आते हैं, ठीक है। मेन है कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है कहीं कोई दिक्कत आपके एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अभी तुरंत हमने बताया था कि देखिए ब्रिटेन के तरफ जो था उस समय कॉर्नवालिस थे, और आपका वाशिंगटन अमेरिका के तरफ से थे, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस आंसर हो जाएगा। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, तो 1789 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, तो 1789 ईस्वी में। याद रखिएगा, अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ, तो 1789 में। पूरे विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान बनाने वाला अगर कोई देश है तो अमेरिका ही है, ठीक है, 1789 ईस्वी में, ठीक है।
चलिए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने चर्चा किया, अमेरिका में। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, पेरिस की संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किए थे? तो सबसे पहले स्पेन के ही वासी गए थे, स्पेन निवासी ही कोलंबस था, इसीलिए अमेरिका में सबसे पहले उपनिवेश किसका बना? तो स्पेन का। ठीक है, अब पूछ रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसका नारा था? ऐसे तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ही नारा था, लेकिन किसने यह नारा दिया था? तो उसका नाम था सैमुअल एडम्स। ठीक है, सैमुअल एडम्स ने यह नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। चूंकि ब्रिटेन वहां पे शासन कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन के संसद में अमेरिका के एक भी प्रतिनिधि नहीं थे, और यही बात आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कहा गया था। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, जब हमारे वहां पे कोई नेता ही नहीं, हमारे लिए कोई नियम ही नहीं बनाया जा रहा है, तो हम क्यों टैक्स दें आखिर? ठीक है, अभी तुरंत चर्चा किए थे, स्टाम्प एक्ट किसने लाया था? वहां के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, जिसने स्टाम्प एक्ट लगाया था। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो लॉर्ड नॉर्थ ने बनाया था, लॉर्ड नॉर्थ ने बनाया था। और उस समय जो राजा वहां के थे वो जॉर्ज तृतीय थे। स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक जो संस्था स्थापित की गई थी किस क्रांति के दौरान? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो वाशिंगटन। कौन बना? तो याद रखिएगा, वाशिंगटन। बोस्टन की चाय पार्टी कब घटित हुई? तो 1700 कब घटित हुआ? अब आप लोग बताइए, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई? बताइए। (1773) ईस्वी में बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई? 1773 ईस्वी में। ठीक है, किस क्रांति में नारा दिया गया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो याद रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ किस वर्ष में हुआ? तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, अब आप लोग बताइए कब हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम? तो अमेरिका आजाद कब हुआ, ये भी आपको बताना है। ठीक है, और पहला युद्ध कब हुआ था? लैक्सिंगटन में। याद कीजिए कब हुआ था पहला युद्ध? अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में, इंग्लैंड के सेना और अमेरिका के बीच में कब हुआ था? लैक्सिंगटन में। लैक्सिंगटन में कब हुआ था? याद कीजिए, 1775 ईस्वी में। कब हुआ था? 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? लैक्सिंगटन में हुआ था, वो 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो लैक्सिंगटन में। कहाँ पे हुआ था? तो लैक्सिंगटन में हुआ था, याद रखिएगा, लैक्सिंगटन। जॉर्ज तृतीय किस नीति उपनिवेश वासियों ने आक्रोश पनपा? तो वहां पर जो था, यहां बताइए, प्रजातीय विभेद की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति? तो व्यक्तिगत शासन की नीति। ठीक है, व्यक्तिगत शासन की नीति। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो अमेरिका का प्यूरिटन था। अमेरिका का क्या था? प्यूरिटन, जबकि इंग्लैंड का एंग्लिकन। एक सेकेंड आ रहे हैं, चलिए। क्यूबेक एक्ट किस देश के पास हुआ था? तो कनाडा। याद रखिएगा, कनाडा। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? तो आयरलैंड। नई दुनिया, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो अमेरिका को। अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू। याद रखना है, मॉन्टेस्क्यू। किस वर्ष की संसद को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? किस वर्ष? 1783 ईस्वी। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो याद रखिएगा, जैसे भारत में गवर्नर होते थे तो वहां भी गवर्नर ही होते थे। चलिए, इस प्रकार से आपका जो है क्लास एंड होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।